में गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न तो हम सबको पता है, किंतु स्वर्णिम युग के बाद भी क्यों इतिहास में गुप्त होकर रह गया गुप्त काल? यह प्रश्न इतिहासकार भी सही से बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इतिहासकार मुगलों के वंशज, अफगानों के हमलों तथा ब्रिटिश के बारे में तो विस्तृत जानकारी देते हैं, किंतु स्वर्णिम युग गुप्त काल को गुप्त ही रखा। गुप्त काल स्वर्णिम युग होकर भी गुप्त क्यों रहा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जो कुछ हम जानते हैं आपसे शेयर करती हूँ। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला था। आरंभ में गुप्त शासक बौद्ध थे। उन्होंने बौद्ध वास्तुकला को परंपरा को जारी रखा। इस काल में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर थी। गुप्त काल उत्तर से में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। गुप्त काल में पूरा भारतवर्ष लगभग एक सूत्र में बंधा हुआ था। इस काल में कई महान सम्राट भी पैदा हुए। गुप्त काल में हिंदू धर्म को उन्नति मिली थी, अन्य धर्मों का भी विकास हुआ था। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था। गुप्त वंशज के संस्थापक थे श्री गुप्त और अंतिम शासक थे श्री विष्णुगुप्त। इतिहास में इतिहासकारों ने इस युग को स्वर्ण युग माना है। यही कारण है गुप्त काल की सांस्कृतिक विशेषताएं दूसरे युगों के लिए आदर्श बनी हुई थी। इस युग के महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त इस युग के महान शासक थे। समुद्रगुप्त द्वारा की गई महान सैनिक विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था तथा चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी। गुप्त काल में भारत के आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। गुप्त काल में भारत का चीन, बर्मा, म्यांमार तथा रोमन आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। गुप्त काल में साहित्यिक विकास भी चरम पर थी। इस काल में राज दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान रहे। उन्होंने साहित्य का अपूर्व विकास किया था, जैसे हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत भी इसी काल में की थी। इस काल के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसने मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी गुप्त शासन के दौरान सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी की रचना की थी। गुप्त काल के 50 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों की भाषा सांस्कृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। इस काल में चिकित्सक के क्षेत्र में अपना महान योगदान भी दिया था। महान वेदाचार्य धन्वंतरी वैद्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के वैद्य थे। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय भी बना था, जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था, जो उस जमाने का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। गुप्त काल में स्थापत्य कला, वास्तुकला और मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला, अनेक मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ था, जिसमें से देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जबलपुर का विष्णु मंदिर, नागौर का शिव मंदिर मूर्तिकला के उदाहरण हैं। वहीं चित्रकला में अजंता की गुफा की चित्रकारी आज भी दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पत्थर की चट्टानों को काटकर प्यार दर्शाने की कला भारत में काफ़ी पुरानी है। इस युग में इसका और विकास हुआ था। एलोरा की गुफा भी पत्थर काटकर ही बनाया गया था। चीनी यात्री फाहियान, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आए थे, वो लिखते हैं कि यहाँ के लोग धनी और दानी थे, प्रजा सुखी थी, समृद्ध थी और उस समय की सरकार नरम और प्रजा हितैषी थी और समस्त देश में ना तो कोई जीव की हत्या करता था, ना ही लहसुन प्याज खाते थे। इस देश में लोग सुअर और मुर्गी नहीं पालते थे, पशुओं का व्यापार नहीं होता था और बाजारों में कसाई की दुकान नहीं थी, ना ही मंदिरालय था। उस काल में प्रजा सुखी और संपन्न थी, चोरी डकैती नामो निशान नहीं था। इस युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की परंपरा फलने फूलने के अवसर प्राप्त हुआ था। यही कारण था कि गुप्त काल इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।